उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आरडब्ल्यू पर बच्चे इसलिए भरोसा करते हैं कि यहाँ पर जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ कही जाएगी, केवल हमें अपना फ़ायदा हो या मैं कुछ चीज़ अपनी आपको बेच सकूं, बैच या बुक, शायद मैं उस वजह से कुछ कह पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि भाई आपको जो गाइडेंस दी जाएगी वो बिल्कुल रियल दी जाएगी। चाहे उसमें आप बैच खरीदो ना खरीदो, बुक खरीदो ना खरीदो, आप YouTube से भी पढ़ने से कैसे क्लैरिटी ले लेंगे और YouTube पर भी उतना मटेरियल दे दिया जाए जिससे बच्चों का इजीली सिलेक्शन हो जाए। और ये आपको कोई भी बच्चा बता देगा कि YouTube पर अगर किसी का बेहतरीन कंटेंट है तो वो RWA का है। तो आज वही YouTube पर मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताने दे जा रहा हूँ कि भाई होमगार्ड के लिए बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत अलग अलग तरह के डाउट हैं कि मुझे देना चाहिए एग्ज़ाम या नहीं देना चाहिए। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल वाले ही सब बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? मैं तो उनसे कमज़ोर हूँ, शायद उसको छोड़ करके इसलिए इस तरफ आया हूँ। बहुत सारे बच्चे की बहुत एज हो चुकी है, वो तब इस तरफ आए हैं जब सब जगह ओवर एज हो गए हैं। लेकिन अब यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल भी इधर कूद रहा है, तो फिर हम सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करें? तो ऐसे बहुत अलग अलग तरह के डाउट आ रहे हैं। फिर आपको कितना एक स्कोर सेफ जोन में ले जाएगा और कैसे आप जीके को और अच्छी कर सकते हैं, इन सभी बातों पे जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में बच्चों। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। जैसे 41,424 पद हैं और 25 से 27 अप्रैल आपकी परीक्षा चलेगी। 25, 26, 27, आज मैं 14 फरवरी को इस वीडियो को बना रहा हूँ, 28 फरवरी तक का ये महीना है, तो 14 दिन तो इसमें बच रहे हैं और आगे आप एक महीना बीच में और 25 दिन इसके। तो अगर आप टोटली देखेंगे तो टोटली आज से 68 से 70 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो इन 68-70 दिन को कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करेंगे उस पर ये वीडियो है। और भाई 3 दिन में आपका एग्जाम होगा, 6 पालियों में होगा, लेकिन जिस जिले में फॉर्म कम है हर जिले में परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा ये लिख रहे हैं। सभी जिलों में कराने का प्रयास है। 25 लाख फॉर्म हैं। अब सोचिए अगर कांस्टेबल और एसआई वाले ही सारे लोग फॉर्म भरे हुए होते तो 16 लाख तो आपके एसआई में फॉर्म है और 32 लाख मान लीजिए आपके कांस्टेबल में फॉर्म है। तो भाई सारे लोग तो फॉर्म नहीं भरे हैं और सोचो वहाँ वैकेंसीज कम कम हैं और जैसे जितनी वैकेंसीज बढ़ती हैं उतने फॉर्म बढ़ते हैं। जैसे यूपी कांस्टेबल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यूपी कांस्टेबल की इस बार 32,000 वैकेंसीज आई, तो फॉर्म कितने आए हैं भाई? उसमें ऐसे ही 30 लाख, 28-30 लाख फॉर्म हैं। और वहीं ये वैकेंसी आई थी पिछली बार 60,000, तो बच्चों ने फॉर्म 50 लाख भर दिए थे। जबकि 12th लेवल और जबकि 3 साल की एज छूट इस बार भी है, 3 साल की पिछली बार भी है। 12th करने वाले और संख्या बढ़ी ही होगी, इतने ओवर एज नहीं होते जितने वो बढ़ जाते हैं, तभी तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है। तो फिर भी आप देख पा रहे हैं कि भाई फॉर्म कम क्यों हो जाते हैं। अगर यहाँ 41,000 वैकेंसीज हैं तो कांस्टेबल से बहुत ज्यादा यहाँ फॉर्म होने चाहिए थे। उस हिसाब से देखें, यही वैकेंसी अगर कांस्टेबल की होती 41,000 तो इसमें फॉर्म आते 40-45 लाख और यहाँ फॉर्म आ रहे हैं 25 लाख। तो आप ये तो मानो ही मत कि भैया कांस्टेबल वाला सारा बच्चा इसमें कूद गया। और ये जो रुका है ना, जिसको जरूरत होगी वो तो होमगार्ड भी भरेगा। ये रुका वही है जो अपने आप को समझता है कि मैं 30 मार खान हूं और मैं इसमें नहीं लूंगा सिलेक्शन तो मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर मैं होमगार्ड की नौकरी नहीं करूंगा। तो भाई रुका भी वही है जो थोड़ा ठीक ठाक है, जिसको ये दिख रहा है कि मेरा उधर होना ही नहीं है तो उसने तो फॉर्म भर दिया है। अर्थात कमजोर बच्चे, वीक बच्चों ने ही अधिकतर ने फॉर्म भरा होगा, ऐसा आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ऐसा तो मानो ही मत कि कांस्टेबल बराबर इसमें कंपटीशन हो गया। ठीक है, तो वो वाली चीजें आप अपने दिमाग से निकालिए और एक कॉन्फिडेंस से तैयारी करिए कि आप ये देखेंगे कि जिनका कांस्टेबल में नंबर नहीं आया था वही इसकी नौकरी लेकर के जा रहे हैं। चलो, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, भैया इसमें 100 नंबर की जीके इसलिए ही रखी है क्योंकि इसको वीक बच्चे फॉर्म भरेंगे ना। होमगार्ड को कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवानी है उनको, ना उनको अपने कोई लॉजिक लगानी है जो रीजनिंग रखें वो एग्जाम में। वो तो बस एक कंपटीशन ले रहे हैं छोटा सा, जिससे थोड़ी भीड़ को अलग कर सकें, इसलिए केवल जीएस रखी गई है। और जब जो केवल इसलिए जीएस रखी गई है तो वो मुश्किल कभी आ ही नहीं सकती पेपर में।
तो इसलिए भी मैं आपको कह देता हूं भैया टफ भी शायद ही पेपर आएगा, तो पेपर आसान आएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर आसान आए या मुश्किल, कंपटीशन में इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भैया अगर आसान आया तो सभी हाई अच्छा कर जाएंगे, पेपर मुश्किल आया तो बहुत कम लोग ही बहुत कम पे मेरिट पे ही रह जाएंगे, अधिकतर लोग जब कम पे रह जाएंगे तो कट ऑफ डाउन चली जाएगी। तो ये ऐसा थोड़ी है कि भैया ये बोर्ड का एग्जाम है, पिछले वालों को तो आसान मिल गया था इसलिए 80% लाना आसान था, अब की मुश्किल आ गया, अब के 70 भी नहीं आ रहे बच्चों को, तो वहां नुकसान है। लेकिन कंपटीशन में कभी नुकसान नहीं है, क्योंकि यहां तो उतनी डाउन कट ऑफ चली जाएगी, आसान आया उतनी अप हो जाएगी कट ऑफ, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए कि आसान आएगा मुश्किल आएगा, इस बात का कोई फर्क कंपटीशन में तो एटलीस्ट नहीं पड़ता। चलो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जीके आएगी ओनली, 2 घंटे का पेपर है, ये आपके टॉपिक्स हैं। और टॉपिक्स सेम यूपी कांस्टेबल वाले छाप दिए, फोटो कॉपी कर दी है उसकी। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये डाउट में है कि होमगार्ड की करूं या कांस्टेबल की करूं, अरे भाई आप जब तक होमगार्ड की कर लो ना, कांस्टेबल आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो थोड़ी थोड़ी, जीके पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो, ज्यादा फोकस कर लो, इसमें कौन सा सोचने वाली बात है। बाकी क्या हो कि सर हम तो एसआई वाले हैं, अब होमगार्ड की करूं एसआई की, अरे भैया एसआई का पेपर आ ही लिया, पहले एसआई का ही दे लो, 1 महीना पीछे होमगार्ड का, तब तक जीके रट लेना। तो ये एसआई वाले और ये सब पूछ रहे हैं, अब बताओ होमगार्ड के लिए। चलो आगे अगर बात करें तो मेरे भाई ये जो एक ओएमआर भरने के लिए आई है, और मैं यहां पर सबसे ज्यादा चिंतित होमगार्ड वाले बच्चों को लेकर के ही हूं, क्योंकि कांस्टेबल वाले बच्चे थोड़े ठीक होते हैं, यूपीएसआई वाले बच्चे शायद ओएमआर में गलती नहीं करेंगे, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है, पर फिर भी उन गलती के चांसेस वहां कम रहेंगे। लेकिन होमगार्ड वाले बच्चे ऐसे होंगे या तो उन्होंने बहुत दिन से पढ़ाई से दूर हैं, या वो ऐसे हैं कि मैं और जगह हो ही नहीं सकता, वो भी इस तरफ फॉर्म भरे हुए होंगे, तो उन्होंने हो सकता है ओएमआर या तो भूल गए हो भरनी या कभी भरी ही ना हो। तो ओएमआर को जरूर जरूर सीखें भरनी, वरना ये आपका नाश ले जाएगी, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें। देखो 2-3 चीजें जरूरी हैं, और ये 3 चीजें आपकी ओएमआर पे भरने के लिए आएंगी। एक बाकी सब तो लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है, 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो परीक्षा केंद्र कोड आपके वहां पर परीक्षा पे मिल जाएगा, या एडमिट कार्ड पे भी लिखा आ सकता है। एक अनुक्रमांक जो आपके एडमिट कार्ड पे ही आएगा। एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये आपके पेपर पर लिखा होगा साफ साफ, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां इन्होंने भर के भी दिखा रखा है कि जैसे परीक्षा केंद्र कोड ऐसे आ जाए किसी का 5 अंक का, सुनना मेरी बात, 5 अंक का आ जाए, 11,541 ऐसे आया, और वहां पर 6 कॉलम है ऊपर, मान के चलते हैं ये 6 कॉलम है, तो कुछ बच्चे तो यहां 0 भर देते हैं, कुछ बच्चे 0 नहीं भरते हैं। तो सर 0 भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? आप कहो सर यहां से शुरू करना चाहिए शुरुआत से, या लास्ट से शुरू करना चाहिए? जैसे रोल नंबर आप समझते हो ना कि ये 5 डिजिट है और ये 4 का आ गया तो कैसे भरेंगे, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो। आप चाहो तो यहां 0 भर दो, तो 0 का गोला भी काला करना है, फिर आप चाहो तो यहां कुछ भी ना भरो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो इधर से लिखना शुरू कर दो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो इधर से लिखना शुरू कर दो तो भी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आई बात आपको? क्योंकि कंप्यूटर उसी को पकड़ेगा जो आपने गोले भरे हुए हैं। अब गोले में ये सब भर रखा है तो उतना ही नंबर डिजिट को रीड कर पाएगा, तो वो वाली टेंशन ही नहीं है कि मैंने 0 भर के अपना थोड़ा और टाइम वेस्ट करना तो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि यहां भर के दिखा रखा है 0 भी। तो भाई देखो, इसमें पहले तो वो डिजिट लिख दें आप जो आपको आई है, एग्जाम सेंटर कोड, पहले एक कॉलम है लिख दो। बहुत सारे बच्चे गोले भरने लग जाते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको भरो, इसको ध्यान से भरो, एक एक वर्ड मिलाओ, क्योंकि इसमें गलती चल जाएगी लेकिन गोले भरने में गलती हो गई फिर आपकी ओएमआर 0 पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत है आपके एग्जाम में, लेकिन ओएमआर गलती ना हो, वरना 0 मार्क्स मिलेगा आपको, चाहे कितना भी अच्छा पेपर किया है। तो भाई इसको एकदम आपके एग्जाम सेंटर कोड को सही भरना, फिर उसके गोले उसके नीचे काले करना। जैसे 0 है तो 0 वाला इसमें से एक गोला जरूर होगा, उस पर लिखा रहता है, ऐसे करके गोले बने हुए होंगे, तो इस पे 0 लिख रहा है, इस पे 1 लिख रहा है, इस पे 2 लिख रहा है, तो 0 वाला ही काला करना, फिर ऐसे। समझ में आई बात? तो जैसे इसने 0 वाला ऊपर है, किसी में 0 वाला नीचे होगा,
कि 1 2 3 4, हालांकि ये बता रहा है कि वही फॉर्मेट है, तो 0 ऊपर ही आएगी आपको। फिर 1, तो 1 यहाँ लिखा, तो 1 वाला कॉलम देखो, 0 के नीचे 1 ये काला कर दिया, फिर 1। तो सेम ऐसे ही अनुक्रमांक में होगा, सेम ऐसे ही प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में होगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो हैंड रिटन लिखनी है। तो ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी जैसे आप अपना वो पेपर करते हो, वो तो ABCD जैसा वहां रहेगा, वो गोले काले करने ही है, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं होमगार्ड के लिए। जैसे एक पॉइंट है 8वां, ये निर्देश दिए हैं और आगे यही फॉलो होगा आपके एग्जाम में। क्या फॉलो होगा कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और OMR उत्तर पत्रक क्रमांक समान हो। यानी एक डिजिट, एक तो आपकी OMR जिसमें ये आप भर रहे हो, OMR में एक उत्तर पुस्तिका है, वो उत्तर पुस्तिका ही तो वही, तो उत्तर पुस्तिका क्रमांक, उस पर एक क्रमांक डला होगा। सेम पेपर पे एक क्रमांक डला होगा जिसको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो यहां भी भरना है, तो वो दोनों सेम मैच करने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित करो, मेरी कॉपी बेकार है जी, मैं इसको पेपर को नहीं दूंगा। अगर आपने मेरी चेंज नहीं की तो उसको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़े, नहीं करी तो वहां हंगामा करो, वहां कुछ भी करो, भाई मैं इस पे, मेरे में ये दिक्कत आई है, ठीक है। वो तुरंत वैसे चेंज कर देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र में सभी हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न होंगे, लेकिन अगर कोई संशय आया कि गलती आई कि भाई आपको, आप कंफ्यूज हो गए कि हिंदी में सही है, ऐसा होता नहीं है वैसे, पर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है और आपको हिंदी वाला समझ भी नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में कई बार वो बड़ा आसान होता है। जैसा हिंदी में लिखा रहेगा कंप्यूटर को संगणक, आपको संगणक समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, और अंग्रेजी में लिखा रहेगा वो कंप्यूटर, तो आप इतनी अंग्रेजी तो जानते हो कि उसको कंप्यूटर पढ़ पाओ। तो कह रहा है वैसे भी हिंदी अंग्रेजी में अगर कोई क्वेश्चन आपके संशय की स्थिति में है तो हम अंग्रेजी वाला सही मानेंगे। यानी वो ऐसा भी कह सकता है, इस पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि हिंदी में प्रश्न ही बिल्कुल अलग है और अंग्रेजी में बिल्कुल अलग है, और उत्तर आप हिंदी के हिसाब से बिल्कुल सही लगा के आए हो, पर उत्तर अंग्रेजी के हिसाब से जो आ रहा होगा वही सही माना जाएगा। ये कह देगा, इस छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कह दी इसने कि हम प्रश्न वही सही मानेंगे जो अंग्रेजी के हिसाब से सही होगा। तो इसका मतलब हम हर प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ें कि दोनों अलग तो नहीं है, नहीं पढ़ना ऐसा भाई, ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो इसलिए परेशान मत होना, पर इस लाइन का मतलब यही है। चलो अब एक और बात बता देता हूं आपको, बाकी और ये कोई बहुत खास बातें नहीं लिखी, जो इंपॉर्टेंट बातें वो एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। एक ये है कि यदि एक प्रश्न, एक से अधिक उत्तर आए, देखो बहुत कम लोग इन बातों को बताएंगे आपको, पर ये भाई एक गुरु का काम है अपने शिष्य को हर चीज से अवगत करा के भेजे। तो आपको ये पता होगी तो जो कक्ष निरीक्षक है आप उससे ज्यादा जानते हो, वरना आपको उस पर डिपेंड होना पड़ेगा, गुरुजी बता दो इसको, सर इसको बता दो, इसमें क्या भरूं। मत किसी के आगे हाथ जोड़ना, ना उनको कुछ पता होता है, ठीक है। तो आपको एक बात बोल रहा हूं मेरे भाई कि जैसे एक प्रश्न में 2 उत्तर सही आए हैं, मान लीजिए इसका A, B, C और D, ये 4 विकल्प दिए हैं, और इसमें ये भी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है और ये भी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो वो कह रहा है कि बच्चा अब होशियार बन के लिखा है, भाई मुझे तो दोनों ही उत्तर करेक्ट पता है और मैं दोनों को ही गोले काले कर आऊंगा अपनी आंसर की में, A भी सही है और C भी सही है किसी एक प्रश्न में। तो वो कह रहा है कि हम आपको 0 मार्क कर देंगे, क्योंकि 2 गोले करने का अर्थ ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर आपने इनमें से ये सही कर दिया या ये सही कर दिया, कोई सा भी, पहले तो ऐसे क्वेश्चनों पे फुल मार्क मिल जाते थे, पर अब ये कह रहा है कोई सा भी अगर आपने भर दिया हम आपको नंबर दे देंगे पूरे। लेकिन अगर आपने दोनों भर दिए, आपको पता है दोनों सही हैं, पर दोनों भरने नहीं है, भरना एक ही है। ये इस लाइन का मतलब है। समझ में आ गई बात? इससे आसान लैंग्वेज में तो शायद मैं नहीं बता पाता आपको। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपके जरूरी डाउट है। भाई ये होमगार्ड के हर बच्चे तक पहुंचा देना बहुत काम की हो सकती है और उनको थोड़ी जानकारी कम होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इन बातों को जरूर आप वहां तक फैलाओ, ठीक है। शेयर करना है मत करना, अपने फोन में ही दिखा देना कि देख लो, नहीं तो गुरुजी की शेयर हो जाएगी, एक व्यू बढ़ जाएगा खामा का। अपने फोन में ही दिखा देना कि भैया ये रही, देख लो, इस लाइन को जरूर देख लो, ठीक है। मत करना शेयर, वो कोई जरूरत नहीं है। आगे अब देखना कि भाई जरूरी डाउट्स और आपके क्या क्या हैं, वो मैं बता रहा हूं। क्या यूपी कांस्टेबल एंड यूपीएसआई वाले बच्चे एग्जाम में बैठेंगे? अब ये डाउट पे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि भाई बैठेंगे जरूर। पहली बात तो उनको फॉर्म भरने में शर्म आ रही है होमगार्ड का, इस पर भी खूब खिल्ली उड़ाई है बच्चों ने, खूब मीम्स भी बने,
हाँ भाई दरोगा वालों यहां भी आ गए फॉर्म भरने, तो वो वाला। तो भाई देखो, जब उनके अंदर इतनी शर्म है और इतना झिझक है इस भर्ती को लेकर, तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म तो भर सकते हैं दुबक चुबक के, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने की बात होगी और जो अपने आप को 30 मार्क खान कह रहा है और समझ रहा है, तो एग्जाम देने बहुत कम जाएंगे ऐसे लोग। और जाएंगे तो आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, उनकी खूब खिल्लियां वैसे उड़ेंगी, तो उन्हें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं भैया, अगर किसी चीज का ख्याल रखना है, ख्याल करना है, तो बेरोजगारी के धब्बे का करना, ये समझाते हुए आए हम। पर फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि कांस्टेबल और यूपीएसआई में वही बच्चे इस एग्जाम को देने जाएंगे जिनकी आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, या तो वो, और होशियार भी हैं, आर्थिक तंगी है पर, तो वो देने जाता है बच्चा, उसको आप नहीं रोक सकते। या वो जाएगा कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी मिलेगी तो कांस्टेबल ऐसा ही कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, होमगार्ड में तो मुझे नहीं जाना, वैसे मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो वो बच्चा नहीं जाएगा इसका एग्जाम देने। और ऐसे बच्चे होशियार बच्चे भी इससे बाहर होंगे। तो आप ये तो मत मानो कि कांस्टेबल बराबर ही इसमें कंपटीशन हो गया, नहीं हो सकता कैसे भी। कांस्टेबल के कमजोर बच्चे ही इसमें बैठेंगे, और भाई कमजोर बैठे मजबूत बैठे, जीएस तो आप भी रट सकते हो और उनकी भी रटने की क्षमताएं हैं, तो आप भी उनसे कम मत मानो अपने आप को। पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, जीएस में कोई किसी से कम हो ही नहीं सकता, अगर वो कम है तो वो अपनी गलती की वजह से कम है कि उसने रटा भी नहीं, क्योंकि रट तो कोई भी सकता है। और जो रटने वाले नहीं है वो कहेंगे नहीं मेरे तो मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, मुझ पर रटने में, भाई रटने में वही कमजोर है जिनके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, और जब उनके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं तो वो कांस्टेबल और एसआई देगा, होमगार्ड की तरफ नहीं भगेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो किन बच्चों को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूं कंपटीशन में, शायद मेरा मैथ्स इतना वीक है, क्योंकि रीजनिंग तो किसी की वीक होती नहीं, शायद मेरा मैथ्स इतना वीक है मैं उसको कभी स्ट्रांग करने की सोच भी नहीं सकता, उनके लिए एग्जाम बहुत ही वरदान साबित करने वाला है। आप कहो सर मेरा तो सपना था कि मैं कांस्टेबल या एसआई बनूं, ये तो मैं खामा खा की होमगार्ड का, जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, चलो होमगार्ड तो दे ही देता हूं। तो आपको एक फायदा बताता